नमस्कार, BSTV के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ बीजेपी के नेता लखनलाल देवांगन जी है। बेहद महत्वपूर्ण विभाग इनके पास, श्रम, रोजगार जैसे उद्योग जैसे बड़े विभाग इनके पास। हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिरकार शायद सरकार के अहम विभाग संभाल रहे मंत्री जी, इनका खुद का विजन और सरकार किस तरह से चल रही तमाम चीजों पे कुछ सियासी चर्चा भी इस बीच में करेंगे। मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। लखनलाल देवांगन, बड़े साधारण से व्यक्ति, बहुत सिंपल से व्यक्ति, मंत्री बने आप, क्या विजन आपका, कैसा चल रहा है आपका विभाग? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पार्षद से मेरा जनप्रतिनिधि का शुरुआत हुआ। पहले संगठन में काम करते थे, आज भी संगठन में हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं और कोरबा नगर निगम का पार्षद भी रहा, कोरबा नगर निगम में महापौर रहा, कटघोरा से विधायक रहा, संसदीय सचिव रहा। अभी वर्तमान में कोरबा विधानसभा से विधायक हूँ और भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे वाणिज्य उद्योग श्रम विभाग का दायित्व सौंपा है। और जब से मैं इस विभाग में दायित्व मुझे मिला है, तब से लगातार श्रमिकों के क्षेत्र में लगातार कैसे काम हो, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो, इसके लिए हमारे 3 मंडल चलते हैं और तीनों मिलाकर लगभग 70 से 72 योजनाएं श्रमिकों के हित में चलता है। जैसे महतारी जतन योजना हो, सियान सदन योजना हो, चाहे श्रमिक के पंजीयन के कार्ड हो, चाहे अपना इस बच्चों की स्कॉलरशिप हो, टॉप 10 किए हैं उनको 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि देने के, 1 लाख पढ़ाई के लिए, 1 लाख रुपया उनके 2 पहिया वाहन के लिए, और इस तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग 43 करोड़ से ऊपर राशि श्रमिकों के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, चाहे उनका मकान बनाने के हो, इस तरह से उनके खाते में सीधा ट्रांसफर किए। आपने जनदर्शन का जिक्र किया, पहले ही जनदर्शन में आपने स्कूटी की चाबी दी बच्चियों को, प्रोत्साहित उनको किया। 13 बच्चे, हमारे श्रमिक के 13 बच्चे टॉप 10 में आए थे और भी श्रमिक के बच्चे टॉप 10 में आए हैं, क्योंकि जब हम लोग राशि उनको प्रोत्साहन राशि दिया तो उनको पता चला कि श्रमिक को बच्चों को ऐसे हैं करके। बाकी अब सरकार के एक नियम है, बाकी वो बच्चे के माता पिता अपने एक बार पंजीयन कराने के बाद उसको नवीनीकरण नहीं करा पाए थे, तो उन्होंने इस पात्रता में नहीं आ पाए। बाकी तब भी उन बच्चों को भी जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं, उन बच्चों को भी हम लोग का एक आर्थिक सहायता राशि होता है, उसमें से भी उनको उपकृत करने जा रहे हैं, ताकि थोड़ा बहुत 20-30 हज़ार जैसा भी उनको सहयोग पढ़ाई के लिए हो सके। वैसे हम लोगों ने अभी फिर से विभाग में भी बोर्ड की हमारी बैठक हुई थी, उसमें निर्देश किया है कि जितने भी हमारे पंजीकृत श्रमिक हैं और जो पंजीयन नहीं करा पाए हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है, तो उनको 1 महीना का अतिरिक्त हम लोगों ने समय दे। इसी महीने चल रहे 31 अगस्त तक के जो पंजीयन नहीं कराए हैं वो अपना पंजीयन करा लें, ताकि उनको श्रमिक का जो योजना चलता है उसका लाभ मिल सके। इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से ओपिनियन उनके लिए दिए हैं कि अपना 1 महीना, कई लोग क्या एक बार कराते हैं फिर 3 साल 4 साल पंजीयन नहीं कराते, तो उनका पंजीयन फिर माना नहीं जाता, हर साल रिन्यूअल कराना रहता है। तो हमने अभी 1 महीना को उनको समय दिए हैं कि ऐसे जो पंजीकृत हैं जो नवीनीकरण नहीं करा पाए तो इस महीना भर के अंदर वो अपना नवीनीकरण करा लें, ताकि उनको सारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे टाइप के हमारे लगभग 8 लाख करीब श्रमिक है जो नवीनीकरण नहीं कराए हैं। अब कुल संख्या एक बड़ा वर्ग है छत्तीसगढ़ में श्रमिकों का, तो बहुत बड़ा संख्या है पंजीकृत श्रमिकों का। हमारा लगभग मेरे ख्याल से कितना 54 लाख करीब पंजीकृत श्रमिक अभी भी हैं हमारे पास में। और इस तरह श्रमिक के हित में बहुत सारा काम हो रहा है। उनको 60 साल से, अगर 10 साल से पंजीकृत श्रमिक हैं और वो 60 साल पार करते हैं तो उनको 1500 रुपये पेंशन देने का भी है। इसमें अभी हमने लागू किया है, अभी लगभग 20 लोगों को पेंशन मिलना प्रारंभ हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे योजनाएं श्रमिक के हित में हमारा श्रम विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से संचालित हो रहे हैं। उसी तरह से हमारे उद्योग विभाग भी हमारे पास है। दोनों एक तरह से मैं कहूँ
के जुड़वा भाई हैं। आप बिल्कुल, सिक्के के दो पहलू हैं, उद्योग मतलब श्रम, श्रम मतलब उद्योग। जी, उद्योग में क्या है, जितने अच्छे हमारे प्रदेश में उद्योग धंधा लगेंगे, खुलेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोजगार मिलेगा, श्रमिक को भी श्रमिक का काम मिलेगा। इसके लिए भी लगातार प्रयास हमारा जारी है। अभी नया उद्योग नीति हमारा बनने वाला है। 1 नवंबर को हमारा नया उद्योग नीति 2024-2029 छत्तीसगढ़ में लागू होगा। उसका अध्ययन अभी चल रहा है। आज ही भी हम लोग बैठे थे, बहुत सारे उसमें कमी बेसी को देख रहे थे। बहुत सारे उद्योगपतियों से भी बात हुआ है, उद्योग के जो नीति को जानते हैं एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी बात हुआ है। दूसरे राज्यों से कहाँ कहाँ क्या उद्योग नीति संचालित हो रहा है, ऐसे उद्योग नीति को भी हम लोग मंगाए हैं और उसका भी अध्ययन कर रहे हैं कि कौन सा उद्योग नीति अच्छा है और हमारे छत्तीसगढ़ के हित में कौन सा उद्योग नीति को अच्छा सेटअप के साथ में तैयार करेंगे। हमारे संगठन के जो वरिष्ठ गण हैं उनको एक बार हम लोग ब्रीफिंग करेंगे कि हमने इस तरह से उद्योग नीति बना रहे हैं। उसमें अगर कोई कमी बेसी रहेगा तो उसको, जो भी कमी बेसी रहेगा उसको हमारे संगठन के नेताओं के माध्यम से मार्गदर्शन होगा, उसको भी उसमें समाहित करेंगे। और फिर उसके बाद में अंतिम चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्रीगण को भी इसका ब्रीफिंग करेंगे। वहाँ से भी जो सुझाव आएगा कि इसको और जोड़ना चाहिए, इसको काटना चाहिए, वो भी सारी सम्मिलित होगा। और उसके बाद में फिर कैबिनेट में जाएगा तो सारी मंत्रियों के बीच में, और हमारे सीनियर अधिकारी हैं सचिव लेवल के, जो हमारे CS लेवल का, उन लोग भी रहते हैं उस बैठक में। तो सारी गुण दोष को देखकर एक अच्छा उद्योग नीति कैसे बने, इसके लिए हमारा प्रयास रह रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उसको भी हम लोग इस बार उसमें समाहित कर रहे हैं ताकि उनको भी सब्सिडी मिले, क्योंकि छोटे छोटे उद्योग में ज्यादा रोजगार उपलब्ध होते हैं। जबकि उधर ज्यादा ध्यान जाता नहीं है। हाँ, तो उसको भी हम लोग जोड़ रहे हैं। इस बार टेक्सटाइल ऐसे टाइप का भी बहुत सारे कर रहे हैं। नया जमीन भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और नया पार्क भी है, कॉरिडोर का भी है। इस तरह से अलग अलग उद्योग नीति में हम लोग समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक अच्छा उद्योग नीति बने। और छत्तीसगढ़ के जो उद्योगपति हैं वो तो लगाएंगे ही, अपने प्रदेश में रहते हैं उनको ज्यादा अधिकार है। बाकी बाहर से भी उद्योगपति आए, उन लोग भी छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में निवेश करें, उद्योग लगाएं, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर रोजगार मिल सके। इसके लिए हमारे विभाग के द्वारा लगातार प्रयत्नशील हैं। कई जगह हम लोगों का फूड पार्क से लेके नया, उसमें फूड पार्क का कांग्रेस सरकार में खाली फूड पार्क जोड़ दिया था। नहीं, वो हर जिले में प्रोसेसिंग प्लांट लगाना था, ब्लॉक में लगाना था। ब्लॉक में लगाना था, वो सक्सेस नहीं है क्योंकि ब्लॉक में कोई फूड पार्क लगाता नहीं है। तो हम लोगों ने अभी उसको कर रहे हैं कि 50% में फूड पार्क रहेगा, 50% में और कुछ दूसरा उद्योग उसमें लग सकता है ताकि उस जमीन का उपयोगिता हो। नहीं तो हर ब्लॉक में संभव नहीं है कहना चाहिए। बाकी ब्लॉक में रहेगा, हम लोग ब्लॉक से नहीं हटा रहे हैं। बाकी उसमें 50% में फूड पार्क रहेगा। अगर जो व्यक्ति फूड पार्क लगाना चाहता है 50% में अन्य कोई उद्योग लग सकता है, छोटा बड़ा। उद्योग नीति या उद्योग की स्थापना को लेके बड़े समय से एक बात निकल के आती है कि साहब सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। जो उद्योग जिसको लगाना है वो एक विंडो में पहुंचे, सारे क्लियरेंस, सारे सर्टिफिकेट उसको वहां से मिल जाए। इस बात की बड़ी कमी दिखाई पड़ती है। सिंगल विंडो का हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, आप लोग को खबर में भी चला था। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से उसका लॉन्च अभी 1-1.5 महीना पहले हम लोग मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री जी से लॉन्च कराए हैं, जिसमें 15 विभाग का आवेदन एक ही छत पर वो कर सकते हैं और उनको अलग अलग विभाग के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो जो श्रम उद्योग विभाग में आया है या जल विभाग में आया है या विद्युत विभाग में आया है और किसी विभाग में उनको आवश्यकता है तो उनको एक जगह आवेदन करेंगे, वो सारी विभाग में चले जाएगा। और यहाँ तक कि उनके सचिव, उनके विभाग के मंत्री भी देख पाएंगे कि जिला में इसने लगाया है तो उस जिला के अधिकारी ने कब तक इसको पेंडिंग रखा है, वो अपने पोर्टल में देख सकते हैं ताकि त्वरित निराकरण हो। क्योंकि बड़े अधिकारियों के निगरानी में रहेगा, मंत्री के निगरानी में रहेगा, स्टेट लेवल के अलग अलग विभाग के सचिव के निगरानी में रहेगा, तो जिला स्तर के अधिकारी किसी भी आवेदन को पेंडिंग नहीं रखेंगे और उनको जल्दी से जल्दी उनका आवेदन का निराकरण होगा, उनको अनुमति प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से सिंगल विंडो हम लोगों ने
प्रारंभ कर दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विष्णुदेव साय जी ने उसका शुभारंभ कर दिए हैं। तो इस तरह सिंगल विंडो हमारे यहाँ लागू हो चुका है। अच्छा, उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपति पहल तो करते हैं, एमओयू भी हो जाता है, लेकिन हमने देखा था कि बड़े पहले इन्वेस्टर मीट हुआ, उद्योगों की संख्या कागजों में तो आई लेकिन धरातल पे नहीं उतर पा रहा, खास करके पिछले कुछ सालों में। क्यों ऐसा, कहाँ कमी दिखाई पड़ रही है? अब किसी सरकार का बात बोलना एक तरह से गलत होता है। बाकी अभी 5 साल पिछले 5 साल में क्या व्यवस्थाएं थी, क्या थी, बहुत सारे हमारे उद्योग धंधा नहीं लग पाए और अभी फिर से छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए लोगों का रुझान बढ़ रहा है। और अभी तो कांग्रेस समय का जो उद्योग नीति हुई लागू है, अभी उस उद्योग नीति में लोग ज़्यादा आना नहीं चाह रहे हैं। बाकी अभी नया हमारा उद्योग नीति आएगा तो निश्चित तौर पर उद्योगपति प्रभावित होंगे और ज़्यादा उनको लगेगा। बहुत सारे हम लोग इस बार सब्सिडी को भी 2.5 गुना करने जा रहे हैं। बहुत सारा हमारा उद्योग नीति अच्छा बनेगा, लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनको उद्योग स्थापित करते हैं अलग अलग श्रेणी में। किसी को 50% छूट देने का है, किसी को 30%, किसी को 35%, इस तरह से छूट देने का। वो भी किसी को 8 साल तक छूट देना है, किसी को 10 साल तक छूट देना है, किसी में 12 साल तक छूट देना है। एक तरह से उनका मैं कहूँ कि जो उद्योग स्थापित करेंगे 10 साल 12 साल में जो इतना अपना उद्योग में निवेश करेंगे उसका लगभग 60% 50% उनको वापसी हो जाएगा। इस तरह से उद्योग में बहुत सारा सब्सिडी का भी प्रावधान किया जा रहा है और आने वाला समय में बहुत अच्छा उद्योग नीति बनकर तैयार होगा। पूरे छत्तीसगढ़ के और बाहर के भी उद्योगपति हमारे इसमें काम करेंगे। हमारा दिल्ली में भी उद्योग CIDC का ऑफिस है, उसको भी हम लोग आने वाला समय पर बड़ा मजबूत करने जा रहे हैं, ताकि उस ऑफिस से बाहर के उद्योगपति संपर्क करें और संपर्क करके छत्तीसगढ़ में आए। वहाँ एक हमारे IAS मैडम का आज ही अप्लाईमेंट हुआ है, आज वो ज्वाइनिंग करने भी जा रहे हैं और बहुत ही मेरे को उनसे बातचीत से लगा कि बहुत ही जानकार मैडम हैं, IAS है और निश्चित तौर पर उनके माध्यम से बाहर के उद्योगपति छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर आएंगे। अब इस तरह से अलग अलग काम करने का पूरा प्रयास हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय पर एक अच्छा छत्तीसगढ़ में काम होगा और छत्तीसगढ़ आगे बढ़े इसके लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पूरा खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो उद्योग धंधा से लोगों को रोजगार भी मिलता है, विकास भी आगे बढ़ता है। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 हमारा विकसित भारत में आए, तो इसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार काम करना प्रारंभ कर दिया है और निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। चाहे शिक्षा के उस क्षेत्र में हो, नया शिक्षा नीति भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा विकसित भारत की सपना पूरा होगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाला समय पर छत्तीसगढ़ का एक सुनहरा भविष्य हम देख रहे हैं और एक अच्छा छत्तीसगढ़ बने, इसका पूरा सब आप सबके साथ मिलकर काम करेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है, अचानक आपने उद्योगों की इतनी बात कही कि उद्योगपति आएंगे, उद्योग लगेगा। पलायन एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है कि पलायन लोग कर जाते हैं, खास करके जांजगीर क्षेत्र, आपका क्षेत्र भी उससे प्रभावित है, कोरबा क्षेत्र का। क्या इस पे भी लगाम लगेगी, उद्योगों की स्थापना ज्यादा होगी तो? देखिए, अब रोजी मंजूरी के चक्कर में लोग बाग बाहर जाते हैं और छत्तीसगढ़ में ही अगर उनको सब काम मिल जाएगा तो काहे को बाहर जाएंगे। बाकी अभी छत्तीसगढ़ में पलायन की स्थिति पहले से काफ़ी कम हुई, क्योंकि सरकार के माध्यम से बहुत सारा योजना भी चल रहा है। जैसे उनको केंद्र सरकार के माध्यम से भी मुफ्त में राशन मिल रहा है, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से मिल रहा है। एक तरफ से डबल राशन के योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के आम भाई बहन ले रहे हैं। तो इस तरह से पलायन अभी कम हुई है और अब पलायन भी करते हैं तो हम लोग दूसरे राज्य में भी जाते हैं, उनको भी अगर पंजीकृत हैं तो छत्तीसगढ़ का लाभ उनको देते हैं। क्योंकि अभी हमारे तेलंगाना में जाकर हमारे श्रमिक गए थे और वहाँ दीवार गिरने से उनका मृत्यु हुए, तो उनके बच्चे थे, अभी उनके दादा दादी के पास हैं अपना, तो उनको भी हम लोग 5 लाख रुपया अनुदान राशि दी है। और बच्चा चूंकि नाबालिग है अभी,
तो उसके नाम से बैंक में डिपॉजिट कर दिया जा रहा है। बैंक में जो उनका ब्याज मिलेगा हर महीना का, उसके दादी दादा को मिलेगा, और वो दादी दादा ताकि उस ब्याज की रकम से उस बच्चे का परवरिश कर सकेंगे, इसका भी व्यवस्था हम लोगों ने किया। अन्य कई राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हम देखते हैं, साउथ के कई राज्य हैं, छत्तीसगढ़ के बहुताया श्रमिक वहां जाते हैं, उन तक छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं पहुंचे या ऐसी स्थिति बने कि उन्हें दीगर राज्यों में ना जाना पड़े, इस ओर सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने बहुत सारा योजना चला रहा है। सरकार श्रमिकों के हित में कई योजनाएं संचालित कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग ज्यादा पैसा मिलेगा करके जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी बाहर के लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ काम करने के लिए। तो ये तो थोड़ा बहुत चलेगा ही, क्योंकि हर व्यक्ति अपने काम करने के लिए पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र है, काम कर सकता है। बाकी मजबूरीवश किसी ने पलायन नहीं कर रहा है, क्योंकि सारी काम छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है। बाकी अपने ज्यादा कमाई के इसमें जाते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी बहुत आए प्रदेश के लोग आते हैं। यहाँ भी उड़ीसा के लोग आते हैं, बंगाल के लोग आते हैं, बिहार के लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं, अन्य और प्रदेश के लोग भी यहाँ आकर अपना काम करने आते हैं। उनको लगता है कि भाई हम छत्तीसगढ़ जाएंगे, हमको ज्यादा लाभ मिलेगा, तो आते हैं। तो इस तरह से काम है। और निश्चित तौर पर सरकार के माध्यम से हर क्षेत्र में गरीब किसान, नौजवान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी सबका खेती किसानी है। लगभग छत्तीसगढ़ में 90% लोग किसान हैं। किसान के उन्नति के लिए भी सरकार ने 3100 रुपया उनका समर्थन मूल्य कर दिया, एक मुश्त उनको भुगतान किया जा रहा है। साथ ही साथ उनका 2 साल का बकाया बोनस दे दिया गया, बिना ब्याज के उनको ऋण दिया जाता है। माननीय डॉक्टर रमन सिंह थे, उस समय ने शुरुआत की थी कि बिना ऋण के उनको ब्याज खाद बीज के लिए, खेती किसानी के लिए धन उपलब्ध है। किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, किसानों को लोन देने की बात होती है। तो इस तरह से बहुत सारे योजनाएं चल रहे हैं। कहीं न कहीं श्रमिक भी हमारे किसान हैं। आज मैं मंत्री हूं, तब भी मेरा भी खेती किसानी का काम है। हर कोई खेती किसानी से जुड़ा है और खेती किसानी के सबको, किसान भाइयों को सरकार का योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे बहनों को अभी काहे को पलायन करेंगे, अब बहनों को 1000 रुपया महीना महतारी बंधन में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। 70 लाख से ऊपर बहनों को 1000 रुपया प्रति महीना, साल का 12,000 रुपया उनको मिल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे योजनाएं सरकार के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया गया था। अभी हम लोगों ने 18 लाख आवास का स्वीकृति दे दिए हैं। अभी लगभग 15 लाख मकान अब बनना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है। तो इस तरह से पक्का मकान का पहले भी बहुत सारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में आवास बन चुके हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हर व्यक्ति पक्का मकान में रहे। और निश्चित तौर पर 5 साल छत्तीसगढ़ में सफल नहीं हुआ, कांग्रेस सरकार ने रोक दिया। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने इसको पुनः प्रारंभ किया है। अब इस तरह से कई प्रकार की योजनाएं चला रहे, जैसे बहनों को केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा गैस चूल्हा का वितरण कर रहे हैं। 81 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। मुद्रा लोन की व्यवस्था किए हैं, ताकि कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहे तो अपना शुरू कर सकते हैं। और भी बहुत सारे योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने भी चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से भी चल रहा है। और इस तरह से हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हो, चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, ये सारी काम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक आप ही के विभाग से जुड़ा एक सवाल है साहब कि औद्योगिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है कि उद्योगों के भीतर हादसे हो जाते हैं, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन लगातार नहीं हो पाता है। मॉनिटरिंग उद्योगों के भीतर कैसे मॉनिटरिंग करेंगे ताकि जो श्रमिक वर्ग है उसे लाभ मिल सके? अभी जो हादसा हुआ अपना बारूद फैक्ट्री में, उससे हम लोग को भी जागना पड़ा। बहुत बड़ा दुखद घटना था। उनका डेड बाजी छत बिसत हो गया। डीएनए टेस्ट के माध्यम से पहचान कराया गया। हालांकि सरकार के माध्यम से उनको बहुत भरपूर, उनके परिजनों को सहायता राशि प्रदान की गई। बाकी सहायता राशि से उनका जो परिवार गुजरा हो तो पूरा हो नहीं सकता। बाकी अभी हम लोगों ने नई व्यवस्था की कि जितने भी हमारे खतरनाक श्रेणी के उद्योग हैं उसमें निरंतर रूप से मॉनिटरिंग हो, इसके लिए अभी व्यवस्था नहीं। तो पहले उन लोग आवेदन देते थे, तब वहां पर उसको जांच करने जाते थे। बाकी अभी खतरनाक श्रेणी के जो उद्योग है, उस उद्योग को
अब लगातार मॉनिटरिंग करने का हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिया है। लगातार मॉनिटरिंग होगा, जांच होगा, कहीं पर भी कोई कमी बेफिक पाया जाएगा तो उसको कड़ाई से पालन कराया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, उद्योगों को लेके एक और बड़ी शिकायतें रहती है कि साहब आप जो डिस्चार्ज वाटर है वो बाहर निकाल देते हैं, जिससे खेत प्रभावित होते हैं, नदियां प्रभावित होती है। आप भी किसान हैं, आप बेहतर इसको समझते हैं। एक तो ये भूजल जो खराब होता जा रहा है, इस पे कैसे लगाम लगाएंगे, क्या कर सरकार कर रही है इस पे? देखिए, अभी इस टाइप का 2-3 जगह का शिकायत आया था कि खेत में पानी छोड़ दे रहे हैं, नदी में पानी छोड़ देते हैं करके। उसका हम लोग जांच के आदेश भी दिए हैं, उसको ठीक भी कराएं। जहां जहां का शिकायत इस टाइप का आएगा तत्काल सरकार उसको व्यवस्थित कराएगा और ऐसे टाइप का काम उनको नहीं करने देंगे ताकि किसी का खेत खलियान बिगड़े, किसी नदी नाला बिगड़े। इसके लिए पूरा विभाग कड़ाई के साथ में पालन करने जा रहा है। अभी विधानसभा में क्वेश्चन भी आया था कि खेत में नदी में पानी छोड़ते हैं। अब इस टाइप का बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, इक्का दुक्का कहीं पर शिकायत है, उसका कड़ाई के साथ में पालन करवाया जाएगा। और जो पालन नहीं करेगा उसके ऊपर जो श्रम विभाग का नियम है उसके अनुसार कार्रवाई भी किया जाता है। और बहुत सारे इस टाइप के केस आते हैं, उसको हम लोगों ने श्रम न्यायालय में तत्काल प्रस्तुत भी करते हैं। आपका क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है, पूरा जिला है, वो उद्योगों से घिरा हुआ है। एक बड़ी समस्या आती है फ्लाई ऐश की, जो राखड़ डंप करने की समस्या होती है कि उद्योग मनमानी करते हैं। बड़ी शिकायतें आप तक पहुंचती होगी, आप जनप्रतिनिधि भी हैं, मंत्री भी हैं। उसका निराकरण कैसे होगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या है। अभी कोरबा में राखड़ की बहुत बड़ी समस्या था। कांग्रेस सरकार में पूरा शहर के अंदर जहां पाए वहां राखड़ पटवा दिए थे। और मेरे विधायक बनते ही मैंने साफ पर्यावरण विभाग को, कलेक्टर को, उद्योगपतियों को कहा कि शहर के अंदर एक भी डंपर या हाईवे राखड़ अनलोडिंग नहीं हुआ। आज पूरा कोरबा में जहां पर जो हाईवे नेशनल बन रहा है वहां राखड़ डल रहे हैं। बाकी जहां पा रहे थे वहां राखड़ डलना पूरा बंद हो गया। जहां भी राखड़ डाल दिए थे, खुला छोड़ दिए थे, हवा उड़ता था तो पूरा गुब्बारा उड़ता था। सारी जगह मैंने मिट्टी पटवा दिया, क्योंकि अब राखड़ को तो उठवा नहीं सकता था, बड़ा बड़ा पहाड़ बना दिए थे। बाकी सारी जगह मिट्टी फिलिंग करवा दिया गया। अभी शहर के अंदर कहीं पर भी राखड़ नहीं दिखता। अब मैंने साफ पर्यावरण अधिकारी को कहा है कि कहीं पर भी, चाहे निजी जमीन भी हो, राखड़ बांटने का अनुमति आप लोग न दें करके, क्योंकि राखड़ से प्रदूषण काफी बढ़ता है। वैसे भी कोरबा प्रदूषण की बहुत बड़ा मार झेलता है, क्योंकि वहां पर कोयला का खदान है, बड़े बड़े विद्युत के पावर प्लांट हैं, उनसे उनका धुआं भी निकलता है, राखड़ निकलता है। तो इससे कोरबा के लोग ऐसे ही परेशान रहते हैं राखड़ से। गर्मी के समय हम लोग काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। अब वो चिमनी से राखड़ निकलता है, उसको तो रोक नहीं सकते। तो इस टाइप का है। बाकी पर्यावरण के दिशा में काफी कोरबा में अभी काम करना भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। बहुत ज्यादा क्षेत्रों पर, चाहे खदान क्षेत्र हो, चाहे पावर प्लांट हो, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का काम वहां प्रारंभ हो चुका है। सरकार के माध्यम से भी लगाया जा रहा है और आम जनता में भी रुचि बढ़ी है। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाने की बात कही है, उस दिन से लोग बाग स्वयं अपने जहां पर जगह है उनका खेती बाड़ी, खेत खलिहान में, वहां पर वो स्वतः भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। इससे काफी हमारा कोरबा का भी प्रदूषण कम होगा। और एकदम 100% वहां कर पाना संभव नहीं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा प्लांट है वहां पर, एनटीपीसी है, सीएसबी है, बड़े बड़े कोयले के खदान हैं। अब इनसे प्रदूषण तो निकलता है। अच्छा, आपने अच्छा एक जिक्र किया कि एनटीपीसी का आपने नाम लिया। जो केंद्रीय उद्योग है यहाँ पे, जो यहाँ पे है, उनके साथ तालमेल थोड़ी सी नहीं बैठ पाती है। कहते हैं कि साहब वो मनमानी करते हैं, सरकार हस्तक्षेप ज्यादा कर नहीं पाती है। अब थोड़ा से रहता है। बाकी सरकार के नियंत्रण में तो सब लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मनमानी करे तो सरकार कुछ नहीं करेगा। सरकार के पास भी बहुत सारे उनका काम अधिकार रहता है। और जो हमारा एक पुनर्वास समिति बनता है, उसका छत्तीसगढ़ के ही और जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनका अध्यक्ष होता है। कोरबा में भी बहुत सारे बातें आई थी। अभी विधानसभा में माननीय विधायक जी ने ध्यान आकर्षण लगाया था, मेरे विभाग से लगा था, उद्योग विभाग से, और वो बहुत सारा मामला था केंद्र सरकार का। बाकी कांग्रेस के समय में
अभी पूरा 5 साल में एक बार भी पुनर्वास नीति का बैठक नहीं। जैसे पुनर्वास नीति का बैठक होता है तो रोजगार की बात निकलती है, कहीं पर धूल धड़क्कर हो रहा है उसकी बात आती है, प्रदूषण की बात आती है, भूमि व्यवस्थापित की बसाहट की बात आती है। ये सब पुनर्वास समिति में आता है। प्रभारी मंत्री जी उनके अध्यक्ष होते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, माननीय अमर अग्रवाल जी उस समय प्रभारी मंत्री थे कोरबा में, तो 2017 में उन्होंने बैठक लिया था। उसके बाद में अभी 7 साल से कोई बैठक नहीं हुआ। इसके कारण से भी थोड़ा अफसरशाही राज आया और ये सब हो हल्ला मचा। हाँ, बाकी अभी हम लोगों ने विधानसभा में घोषणा किया है, मैंने प्रभारी मंत्री जी से अनुमति लिया, तो प्रभारी मंत्री जी ने 1-1.5 महीना के अंदर हम बैठक करेंगे। उसमें बड़ा बैठक होगा क्योंकि जिले के कलेक्टर उसका सचिव होते हैं, प्रभारी मंत्री जी अध्यक्ष होते हैं, वहाँ के सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब उसमें सदस्य होते हैं। और जो प्रभावित क्षेत्र के कुछ प्रभावित लोग हैं उसमें से भी कुछ सदस्य नियुक्त किया जाता है। उसमें उन लोग भी बैठक में रहते हैं और उन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो निश्चित तौर पर पुनर्वास नीति में फिर वहाँ का नीति बनता है कि किसको क्या होगा, उसी नीति को फिर केंद्र में भेजा जाता है, केंद्र को उसको मानना भी पड़ता है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं। बिजली के दामों को लेके प्रदेश के उद्योग बंद हैं, तकरीबन 150 की संख्या बताते हैं वो। कब तक निराकरण हो जाएगा और क्यों ऐसी समस्या उत्पन्न हो? देखिए, सरकार को भी अपने व्यवस्थाएं चलानी रहती हैं। सरकार ने भी उनको विद्युत में 750 करोड़ रुपए का सब्सिडी प्रदान की है। उनका भी 750 करोड़ का, उनका कुछ पैसा ही बढ़ा है, कोई बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है। उनसे बातचीत भी हो गया है कि आप लोग अपना उद्योग को चालू रखें, किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आएगा और जल्दी से अब 1-2 दिन में उनका उद्योग भी चालू हो जाएगा। बेहद शुक्रिया मंत्री जी। कुल मिला के कि छत्तीसगढ़ सरकार की उद्योग नीति को लेके उद्योग विभाग, श्रम विभाग और मंत्री जी के पास जो तमाम विभाग है उन तमाम चीजों पे विस्तार से चर्चा हुई। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।